हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की क्लास में जो है हम लोग बात करेंगे क्लास 11 की बायोलॉजी में जो है हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो है हम लोग बात कर लिए थे जो है स्टमक की और छोटी आंत की पिछले वीडियो में। ठीक है, आज जो है हम लोग बात करेंगे इसमें आगे की संरचना, आहार नल की आगे की संरचना है बड़ी आंत। ठीक है, हम लोग बात करेंगे बड़ी आंत की, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। ठीक है, हम लोग देखेंगे बड़ी आंत की संरचना। बड़ी आंत की संरचना कैसी होती है, तो हम लोगों ने देखा था छोटी आंत जहाँ से समाप्त हो रही थी और जहाँ से बड़ी आंत शुरू हो रही थी वहाँ पर एक अंगुली सदृश से संरचना निकली होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, उसके बाद जो है बड़ी आंत क्या होती है, शुरू होती है। बड़ी आंत क्या होगी, शुरू होती है। तो ये जो है हम लोग ये बड़ी आंत की संरचना, मनुष्य के बड़ी आंत की संरचना है। ठीक है, अब इसमें भी जो है 3 भाग होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। आइए समझते हैं। ये वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स, है ना। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, और जो ये वाला भाग है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सीकम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीकम बोलते हैं। ठीक है, सीकम, सीकम। ठीक है, ये जो भाग होता है, ये ऊपर वाला भाग, इसको बोलते हैं कोलन। अब कोलन में 3 भाग होते हैं, है ना। कोलन में 3 भाग होते हैं। ये होता है अवरोही, अवरोही कोलन, नहीं यहाँ पर होता है आरोही कोलन। ऊपर की तरफ बढ़ता है ना, बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आरोही कोलन। ठीक है, ये दूसरा भाग होता है कोलन। ठीक, ये कोलन बड़ा वाला भाग है, बड़ा भाग होता है। तो ये जो जो इस तरह से है, अनुप्रस्थ है ना, तो इस वाले भाग को बोलते हैं अनुप्रस्थ कोलन, अनुप्रस्थ कोलन। ठीक है, अनुप्रस्थ कोलन। और जो नीचे की तरफ वाला भाग होता है, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं क्या, ये आरोही कोलन। ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे अवरोही कोलन, अवरोही कोलन। ठीक है, अवरोही कोलन। और जो उसके बाद की संरचना होती है बड़ी आंत में जो है, कोलन के बाद की संरचना को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, ये लास्ट वाली संरचना होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मलाशय, है ना, मलाशय। ठीक है, ये गुदाद्वार है, ये वाला भाग होता है मलाशय। यहाँ पर अंतिम भाग होता है, ये गुदाद्वार है, यहाँ से भोजन निकलता है। ये इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं सिग्मॉइड, है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मॉइड कोलन, है ना। ये इस वाले भाग को सिग्मॉइड, सिग्मॉइड कोलन बोलते हैं, कोलन। ठीक है, अब ध्यान से समझते चलिएगा। ये जो बड़ी आंत की संरचना है, यह आहार नाल की अंतिम भाग है। यह आहार नाल का अंतिम भाग है, आहार नाल का अंतिम भाग है, अंतिम भाग है। ठीक है, समझते चलेंगे। यह जो है बड़ी आंत का, बड़ी आंत जो होती है आहार नाल की अंतिम भाग होती है। इसकी लगभग लंबाई जो होती है 1.5 मीटर होती है। लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। तो ये एक बात समझिए, जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर होती है, और जो बड़ी आंत होती है उसकी लगभग लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर होती है। तो इसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं और छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। वो तो जबकि उसकी मीटर जो है 6.5 मीटर है, तो उसको जो है बड़ी आंत कहनी चाहिए। लेकिन इसका डायामीटर जो होता है, यानी व्यास जो होता है, ये ज़्यादा होने की वजह से, यानी किसकी, बड़ी आंत का डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। इसका डायमीटर होता है लगभग 4 से 7 सेंटीमीटर, है ना, 4 से 7 सेंटीमीटर होता है। लेकिन छोटी आंत का जो डायमीटर होता है लगभग 2.3 से 3.5 सेंटीमीटर होता है, इसलिए उसको छोटी आंत बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे भोजन का क्या किया जाएगा, अवशोषण होता है। इसी के साथ साथ जो है जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण। यहाँ पर सिर्फ जो है भोजन का क्या किया जाता है, मिनरल्स, और जो है जो भोजन डाइजेस्ट हो चुका है उसका सिर्फ क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है इस पूरे भाग में कहीं पर भी कोई रसांकुर नहीं पाए जाएंगे, कोई भी विलाई नहीं पाए जाते हैं। इसमें रसांकुर जो होते हैं नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, किसी भाग में नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। तो हमने बताया कि यह आहार नाल का अंतिम भाग है। इसमें जो है
इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है। व्यास जो है 4 to 7 सेंटीमीटर होता है। पचे हुए भोजन का यहाँ पर अवशोषण होता है तथा जल का अवशोषण होता है, और इसमें किसी भी भाग पे कोई भी रसांकुर नहीं पाए जाते हैं। इसमें भी 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के कितने भाग हैं? 3 भाग होते हैं। पहले वाले भाग को हम लोग जो है बोलते हैं सीकम, है ना, क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं, ठीक है, सीकम। जो दूसरा भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोलन, है ना, क्या बोलते हैं? कोलन, ठीक है। और जो लास्ट वाला भाग होता है, लास्ट वाला भाग, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मलाशय, मलाशय, ठीक है, मलाशय यानी रेक्टम, ठीक है, रेक्टम। तो ये याद रखिएगा, हमने यहाँ पर पहले ही बता रखा कि ये इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं, सीकम। और ये जो है कोलन वाला भाग होता है। कोलन वाले भाग जो है लंबी होती है। इसमें 3 भाग होते हैं। एक होता है ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं आरोही कोलन, और जो ये अनुप्रस्थ दिशा में ऐसे, है ना, और इस तरह से, तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ कोलन। और जो ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, भोजन यहाँ से इस तरफ मूव करेगा तो इसको हम बोलते हैं अवरोही कोलन। और यहाँ पर ऐसे मुड़ी हुई संरचना है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मॉइड कोलन। और ये लास्ट वाला भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मलाशय, ठीक है। इसमें 3 भाग पाए जाते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। हम लोगों ने अपेंडिक्स के बारे में पहले भी बात कर लिया है कि यहाँ पर जो है कि इन शाकाहारियों में पाए जाने वाले लक्षण होते हैं। ये जो है जैसे खरगोश में और जो है बाकी अन्य जीवों में, और जो पहले के ज़माने में, पहले के टाइम में जो है, जो आदि मानव थे, आदि मानव, वो भी जो है पेड़ पौधों की पत्तियाँ या फल फूल जो भी खाते थे, उसमें सेलुलोज जो होता था उसका पाचन यहीं पर होता था, ठीक है। और बाकी जितने भी जो शाकाहारी जीव हैं उनमें आज भी जो है यहाँ पर एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया पाई जाती है, जिससे जो है इसमें उसका पाचन होता है, सेलुलोज का डाइजेशन किया जाता है, ठीक। जैसे अब जो है यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत में जो है ये जो भाग होता है, इसमें अगर कभी कभी क्या हो जाए, कोई बैक्टीरियल संक्रमण हो जाए, है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो इसकी मसल्स क्या करती हैं? इसकी मसल्स जो होती हैं, जो जैसे आप कपड़े को खूब निचोड़कर जो है जल को निकालते हैं, ठीक उसी तरह से ये मसल जो है भोजन से जो है जल को निचोड़ लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाए कि यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये मसल्स कार्य नहीं करती हैं, तो इसमें जो है व्यक्ति को जो है बार बार जो है लूज मोशन, मतलब बार बार जो है मल त्याग करने जाना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लूज मोशन, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं डायरिया, है ना, डायरिया। इसमें क्या होगा कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा बड़ी आंत में, उसमें क्या होगा कि व्यक्ति के ये मसल्स जो होंगे, बड़ी आंत के मसल्स जो होंगे, वो काम करना बंद कर देते हैं, जिससे व्यक्ति को जो है बार बार मल त्याग करने जाना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी क्या होती है, किसी व्यक्ति कोई दूषित भोजन कर ले, है ना, क्या कर ले? दूषित भोजन, तो उससे होती है फूड पॉइजनिंग, है ना, क्या हो जाएगा? फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग में भी क्या होगा कि ये मसल्स जो है कार्य करना बंद कर देती हैं, और बाकी भी चीज़ें होती हैं। तो इसमें भी जो है फूड पॉइजनिंग के अंतर्गत भी जो है ये मसल्स कार्य करना बंद कर देंगे, और फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है, जिससे जो है व्यक्ति को परेशानी होती है, ठीक। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समय पर मल त्याग करने नहीं जाते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समय पर मल त्याग करने नहीं जाते हैं, जिससे जो है क्या होगा कि अब जो है अब समय से नहीं जाएंगे, तो ये क्या करेगा कि भोजन से जल को निचोड़ता ही रहेगा, तो उससे एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन, है ना, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की बीमारी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कब्ज की बीमारी में क्या होगा कि मल जो है एक बार में जो है सही से इस वाले भाग से जो है बाहर की तरफ नहीं निकलता है ना, मल त्याग करने में कठिनाई भी होती है। अब कभी कभी क्या होगा कि किसी व्यक्ति में अब जो है इसमें से जो है रक्त केशिकाएं लगी होती हैं, इस वाले भाग में क्या लगी होती हैं? रक्त केशिकाएं लगी होती हैं। जो व्यक्ति जो है समय पर मल त्याग नहीं करते हैं, तो जो मल इसमें कब्ज बनने की वजह से क्या हो गया था? हार्ड हो गया था, स्टूल जो है क्या हो गया था? हार्ड हो गया था, कठोर हो गया था, है ना। तो उसके वजह से यहाँ पर जो है रक्त वाहिनियाँ कभी कभी बाहर निकल आती हैं। इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइल्स की बीमारी बोलते हैं, है ना। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? पाइल्स की बीमारी। कभी कभी क्या होती है कि इन रक्त वाहिनियों में सूजन हो जाते हैं, या फिर कभी कभी इन रक्त वाहिनियों में क्या लग जाता है? कट लग जाने की वजह से जो है यहाँ से रक्त का स्राव होने लगता है। रक्त का क्या होगा? रक्त का स्राव होने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइल्स की बीमारी बोलते हैं, ठीक है। ये रही बीमारियों के बारे में। हमने जितने भी जो है टॉपिक पढ़ा है उसमें जो है जो बीमारियाँ हो सकती थी वो जो है डिजीज़ के बारे में हमने बात भी की, ठीक है। तो अब जो है हम लोग हेडिंग देंगे बड़ी आंत, और इसमें लिखेंगे बड़ी आंत में यह आहार नाल का अंतिम भाग है, यह
आहार नाल का अंतिम भाग है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी संरचना होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी संरचना होती है तथा इसका व्यास 4 to 7 सेंटीमीटर, 4 से 7 सेंटीमीटर होता है। इसका व्यास लगभग 4 से 7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे आगे, इसमें पचे हुए भोजन का केवल अवशोषण होता है। इसमें पचे हुए भोजन का तथा जल का अवशोषण होता है। यहाँ इसमें जो है पचे हुए भोजन का तथा जल का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। आगे लिखेंगे, बड़ी आंत में रसांकुर नहीं पाए जाते हैं। बड़ी आंत में रसांकुर नहीं पाए जाते हैं, रसांकुर नहीं पाए जाते हैं। लास्ट में लिखेंगे, इसके 3 भाग होते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं। पहला लिखिए सीकम, दूसरा लिखेंगे कोलन, तीसरा लिखेंगे मलाशय यानी रेक्टम। ठीक है, आप पहली हेडिंग देंगे सीकम। सीकम में आप लिखेंगे, यह छोटी आंत का, यह छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलने के स्थान पर, यह छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलने के स्थान पर, यहाँ पर जैसे ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत के मिलने के स्थान पर एक छोटी बंद थैली के रूप में, एक छोटी बंद थैली के रूप में संरचना होती है। छोटी बंद थैली के रूप में संरचना होती है, जिससे लगभग 9 सेंटीमीटर लंबी, जिससे लगभग 9 सेंटीमीटर लंबी संरचना निकली होती है। इसे क्रीमी रूप परिशेषिका, इसे क्रीमी रूप परिशेषिका, परिशेषिका, ठीक है, इसे क्रीमी रूप परिशेषिका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। इसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। आगे लिखेंगे इसी में, मनुष्य के आदि पूर्वजों, मनुष्य के आदि पूर्वजों, आदि पूर्वजों तथा अन्य शाकाहारियों, तथा अन्य शाकाहारियों जैसे खरगोश में, जैसे खरगोश में कृमि रूप परिशेषिका, कृमि रूप परिशेषिका के भीतर सेलुलोज का पाचन होता है, सेलुलोज का पाचन होता है। ठीक है, आगे उसी में लिख लीजिएगा कि शाकाहारी प्राणियों में, शाकाहारी प्राणियों में सेलुलोज के पाचन के लिए, शाकाहारी प्राणियों में सेलुलोज के पाचन के लिए कृमि रूप परिशेषिका के अंतर्गत, कृमि रूप परिशेषिका के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं, जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। और एक बात याद रखेंगे, इस पूरे पृथ्वी पर सेलुलोज का पाचन कोई नहीं कर सकता है, ना तो जो है शाकाहारी, ना तो जो है किसी भी प्रकार के जीव पाचन कर सकते हैं। वो विशेष प्रकार की बैक्टीरिया पाई जाती है जिसके वजह से जो है यहाँ पर सेलुलोज का डाइजेशन हो पाता है। ठीक है, आगे जो है आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे कोलन, है ना, कोलन। इसमें आप लिखेंगे, यह कोलन वाला भाग जो होता है, देखिए यहाँ पर ये उल्टे यू आकार का है ना, किस आकार का है, उल्टे यू आकार का है। तो इसमें आप लिखेंगे यह उल्टे यू आकार का होता है, यह उल्टे यू आकार का होता है। लगभग इसकी लंबाई 1.3 मीटर, इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 1.3 मीटर। ठीक है, लिखते चलेंगे सभी लोग, इसकी लंबाई लगभग 1.3 मीटर होती है। इसमें निम्न 4 भाग होते हैं, इसमें निम्न 4 भाग होते हैं। पहला लिखेंगे, इसमें निम्न 4 भाग होते हैं। पहला लिखिए आरोही कोलन, दूसरा लिखेंगे अनुप्रस्थ कोलन, तीसरा लिखेंगे अवरोही कोलन, और नंबर 4 लिखेंगे सिग्माइड कोलन, सिग्माइड कोलन। ठीक है, ये जो है इसके 4 भाग हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट देंगे, हेडिंग देंगे मलाशय, है ना, मलाशय। आप मलाशय में लिखेंगे यानी रेक्टम में लिखेंगे। यह लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी, यह लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी आहार नाल की संरचना होती है।
आहार नाल की संरचना होती है। यह आहार नाल का अंतिम भाग है, यह आहार नाल का अंतिम भाग है। यह मल द्वार के द्वारा, यह मल द्वार के द्वारा बाहर खुलता है, मल द्वार के द्वारा बाहर खुलता है। ठीक है, ये रहे मलाशय के बारे में आप लोगों ने लिख लिया। अब हेडिंग देंगे बड़ी आंत के कार्य, एक दो कार्य लिख लीजिए इसमें। बड़ी आंत के कार्य, फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें लिखेंगे आप यहाँ पचे हुए भोजन का तथा जल का अवशोषण होता है। यहाँ पचे हुए भोजन का तथा जल का अवशोषण होता है। यहाँ से अपचित भोजन बाहर निकाला जाता है। यहाँ से, दूसरा है ये, यहाँ से अपचित भोजन बाहर निकाला जाता है। एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, ये भाग, थर्ड पॉइंट है, ये भाग श्लेष्म के स्राव द्वारा, ये भाग श्लेष्म के स्राव द्वारा भोजन को चिकना व लसलसा बनाता है, चिकना व लसलसा बनाता है। ठीक है, ये रही जो है आहार नाल की पूरी संरचना के बारे में हम लोग ने बात कर ली। अब आहार नाल की पूरी संरचना के बाद हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे पोषक पदार्थों के बारे में, पोषक पदार्थ क्या हैं, और जो है कुछ जो है पोषक पदार्थों के बारे में हम लोग बात भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पोषक पदार्थ है ना, पोषक पदार्थ क्या हैं तो देखते हैं। ठीक, पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ ये पढ़ने के बाद जो है हम लोग जो है फिर पढ़ेंगे आगे की तरफ जो है पाचक ग्रंथियाँ, है ना। ये सारी चीज़ें पढ़ लेने के बाद हम लोग पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पोषक पदार्थ क्या होते हैं? पोषक पदार्थ जो है भोज्य पदार्थ का वह रासायनिक रूप होता है जिससे जो है हमें क्या मिलती हो, रासायनिक पदार्थ हो जिससे हमें शरीर को जो है स्वस्थ बनाए रखने में सहायता मिलती है। पोषक पदार्थ क्या है? तो भोज्य पदार्थ का वह रासायनिक भाग, भोज्य पदार्थ का क्या, वह रासायनिक भाग जिनकी उचित मात्रा जो है शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषक पदार्थ कहते हैं, पोषक पदार्थ कहते हैं। अब ये जो पोषक पदार्थ हैं ये जैसे मान लीजिए जो हम भोजन कर रहे हैं, भोजन को अब जो है मुख्य इसके कुछ भाग होते हैं, जैसे इसके मुख्य घटक होते हैं, भोजन के कुछ मुख्य घटक होते हैं और कुछ निम्न घटक होते हैं। कुछ क्या होंगे? निम्न घटक, या इसको गौण घटक भी कहते हैं, निम्न घटक या गौण घटक। अब आप कुछ भी भोजन करिए, किसी भी प्रकार का भोजन करिए, उसमें मुख्यतः जो है 3 चीज़ें आप जो है भोजन करते हैं। एक तो पहला क्या? कार्बोहाइड्रेट, 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 ठीक है। दूसरा क्या आप खा सकते हैं? तो आप प्रोटीन खाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या खाएंगे? प्रोटीन, ठीक है। एक तो पहला क्या? कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या? प्रोटीन, या फिर क्या? वसा। आप भोजन के रूप में कुछ भी खाइए, ठीक है, या आप इनमें से 3 चीज़ें ही खाते हैं मुख्य रूप से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर क्या? फैट, ठीक है। अब जो है निम्न घटक में क्या आते हैं? तो निम्न घटक में आएगा क्या? जल, है ना। भोजन के बिना जो है भोजन के रूप में तो आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खाते हैं, लेकिन निम्न घटक भी आवश्यक हैं, जैसे जल, है ना, जल, खनिज, है ना, जल, खनिज तथा विटामिन्स, विटामिन्स, है ना, विटामिन्स। अब ध्यान से समझेंगे कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, वसा क्या है। अब हम लोग जो है एक एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते चलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है और फैट क्या है, ठीक है। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आप देखते चलिएगा। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ये जो है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, मुख्य स्रोत, ठीक है। ध्यान समझेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का मुख्य स्रोत। ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं।
कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं, लेकिन एक निश्चित अनुपात में बनते हैं। इनका अनुपात होता है 1:2:1। ये हमेशा एक संबंधी, दो संबंधी और एक के रेशियो में हमेशा बनेंगे। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, इसका स्रोत क्या है, तो ये किस में पाए जाएंगे, ध्यान से समझते चलिएगा। इसका स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट पाए जाएंगे किस में, रोटी यानी गेहूं, चावल, है ना, किस में पाए जाएंगे, चावल में, चुकंदर में, चावल, चुकंदर, ठीक है, और किस में पाए जाएंगे, गेहूं, ठीक है, गेहूं, ठीक है, यानी रोटी, है ना, आप रोटी खाते हैं ना, तो उसमें तो मिलेंगे, ठीक है, और किस में पाया जाएगा, तो हमने यहाँ पे बताया इसमें आलू में और गन्ना में, किस में पाए जाएंगे, आलू में और गन्ना में। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें क्या पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के हमने स्रोत देखा, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं, चावल, चुकंदर, गेहूं, आलू, गन्ना, इन सभी चीज़ों में क्या है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब ये जो स्रोत है, ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट के जो है मुख्य, पहले के ज़माने में क्या कहते थे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो खाने में जो भी चीज़ मीठी लगती थी उसको जो है लोग बोल देते थे कि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट यानी क्या है, शर्करा है, शर्करा, है ना, क्या है, शर्करा है, शर्करा यानी शुगर, है ना, शर्करा यानी शुगर। ठीक है, अब ध्यान से समझते चलिएगा कि जो शर्करा होता है इसको तीन भागों में बांटा गया है। एक तो पहला क्या, मोनोसेकेराइड, 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 है ना, दूसरा है डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, और मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड क्या है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। तो हम लोग अब पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, मोनो का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। मोनो, मोनो मीन्स होता है एक, है ना, मोनो मतलब क्या होता है, एक। यहाँ पर हम लोग पहला पढ़ेंगे इसमें मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। ठीक है, अब ध्यान समझेंगे, अगर कहीं भी शब्द मोनो मिल जाए तो मोनो का मतलब क्या होता है, एक, है ना, एक सेकेराइड, है ना, एक शर्करा। ऐसी शर्कराएं जो सिर्फ सिंगल शर्करा से बनी हो, सिंगल एक शर्करा से बनी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड। ये जैसे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप होता है। क्या होता है, सबसे सरलतम रूप, सरलतम रूप होता है। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप होता है। जैसे जो रूम बना हुआ है, वो रूम कई ईंटों से मिलकर बना हुआ है, ईंट से मिलकर बना हुआ है, तो रूम की एक छोटी इकाई क्या हुई, तो ईंट हुई। उसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बहुत सारे सेकेराइड से मिलकर बने होते हैं, तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, मोनोसेकेराइड होती है। क्या होती है, मोनोसेकेराइड। अब ये जो मोनोसेकेराइड होते हैं ये भी जो है, ये तीन तरह के हैं। एक तो ग्लूकोज, है ना, पहला क्या है, ग्लूकोज, ठीक है, और दूसरा क्या है, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज, और क्या है तीसरा, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। अब ध्यान से समझते चलेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज क्या है। हमने बताया कि जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हैं वो क्या है, मोनोसेकेराइड है, एक तरह के क्या है, मोनोसेकेराइड। अब जब भी कोई चीज़ आप खाएंगे तो वो सबसे सरलतम रूपों में जो है तोड़े जाते हैं, है ना, सबसे सरलतम रूपों में बदले जाते हैं बॉडी के अंदर, जैसे ग्लूकोज के रूप में, जैसे किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेप शुगर। क्या बोलते हैं, ग्रेप शुगर। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेप शुगर। ठीक है, ग्रेप शुगर। ठीक है, ग्रेप मतलब अंगूर, है ना, अंगूर मीठी होती है, क्यों होती है, किसकी वजह से होगी, तो ग्लूकोज की वजह से होगी, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेप शुगर। फ्रक्टोज को बोला जाता है फ्रूट शुगर, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रूट शुगर। फ्रूट शुगर क्यों बोलते हैं, जैसे गन्ना या फिर जैसे फ्रूट, कोई भी फल, है ना, कोई भी क्या फल अगर मीठा होता है तो किसकी वजह से होता है, तो फ्रक्टोज की वजह से होता है, फ्रक्टोज। या फिर कोई भी शहद, है ना, शहद, शहद मीठा होता है तो किसकी वजह से होता है, तो फ्रक्टोज की वजह से होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, फ्रूट शुगर, है ना, इसको क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर बोलते हैं। गैलेक्टोज का ऐसा कुछ नाम नहीं है। ठीक है, गैलेक्टोज का ऐसा कुछ नाम नहीं है। ये जो है सरलतम रूप होते हैं। ये क्या है, सरलतम रूप है, किसके हैं, कार्बोहाइड्रेट के हैं। ये है मोनोसेकेराइड, ये क्या है, मोनोसेकेराइड। ये जो है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज को बोला जाता है ग्रेप शुगर, और जो है फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर। अगर शहद मीठी होती है किसकी वजह से होगी, तो फ्रक्टोज की वजह से होगी। क्लियर है इतना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डाइसेकेराइड के बारे में। डाइसेकेराइड, है ना, दूसरा क्या है, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, है ना। डाई का मतलब क्या होता है, तो डाई का मतलब होता है दो।
जो दो शर्करा से मिलकर बनी हो, जो दो सिंपल शर्कराओं से मिलकर बनी हो, उनको क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड बोलेंगे। इन्हीं दोनों में से, इन्हीं तीनों में से किसी शर्करा से मिलकर एक दो शर्करे के मॉलिक्यूल्स मिल जाए तो क्या बनाएंगे? डाइसैकेराइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डाइसैकेराइड बनाएंगे। इसमें भी आते हैं तीन तरह की चीजें, एक है सुक्रोज, एक क्या है? सुक्रोज, है ना, सुक्रोज, और दूसरा क्या है? माल्टोज और लैक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज, माल्टोज, और तीसरा क्या है? लैक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज। अब बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ठीक है। जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज, ये किसके मिलने से बनते हैं? तो ग्लूकोज के, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज, है ना, किसके किसके मॉलिक्यूल्स? जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स और किसके मॉलिक्यूल्स? फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स, है ना। जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स और किसके मॉलिक्यूल्स? फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? फ्रक्टोज, सुक्रोज का निर्माण करेंगे। किसका करेंगे? सुक्रोज का निर्माण करेंगे। ये जो है इसका दूसरा नाम होता है, इसको हम लोग सुक्रोज को जो है बोलते हैं केन शुगर। क्या बोलते हैं? केन शुगर, है ना। ये जो है किस में पाई जाती है? तो गन्ने में पाई जाती है। गन्ना मीठा होता है, किसकी वजह से होगा? तो सुक्रोज की वजह से। उसमें क्या पाए जाएंगे? सुक्रोज पाए जाएंगे। सुक्रोज यानी केन शुगर। गन्ने का नाम क्या होता है? शुगर केन। इसका उल्टा कर दीजिए, केन शुगर, ठीक है। उसके बाद जो है ये माल्टोज, माल्टोज जो है किसके किसके मिलने से बनता है? तो माल्टोज जो होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज के दो ग्लूकोज, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, है ना। किसके मॉलिक्यूल्स? ग्लूकोज और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माल्टोज बोलते हैं। जो माल्टोज होता है इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माल्ट शुगर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माल्ट शुगर, है ना, माल्ट शुगर। ये जो है लैक्टोज, है ना। लैक्टोज क्या है? तो लैक्टोज जो है इसको हम लोग जो है मिल्क शुगर भी बोलते हैं। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनता है। किसके मिलने से बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनता है। इसको हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? तो मिल्क शुगर, मिल्क शुगर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो मिल्क होता है, मिल्क मीठा होता है, हल्का मीठा होता है, कच्चा दूध अगर आप पिए तो वो मीठा होता है। मीठा क्यों, किसकी वजह से होता है? क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि दूध में कौन सी शर्करा होती है? दूध में शर्करा, है ना, दूध में शर्करा, कौन सी शर्करा होती है? तो आप बताएंगे लैक्टोज शर्करा होती है। अगर कोई पूछे क्वेश्चन कि दूध के प्रोटीन का नाम बताइए, दूध के प्रोटीन का नाम बताइए, तो आप बताएंगे क्या? केसीन प्रोटीन, केसीन प्रोटीन, ठीक है। दूध का प्रोटीन का नाम क्या होता है? तो केसीन प्रोटीन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। दूध की शर्करा का नाम बताइए तो लैक्टोज शर्करा, और प्रोटीन का नाम बताइए तो केसीन प्रोटीन पाए जाते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग मोनोसेक्राइड पढ़ लिए, डाइसेक्राइड पढ़ लिए। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या? पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या है? ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं। पॉलीसेक्राइड, ठीक। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेकेराइड समझेंगे। यहाँ पर पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत, है ना, बहुत, यानी बहुत सारे। जब बहुत सारे शर्करा, जब बहुत सारे ग्लूकोज की श्रृंखला एक साथ मिल जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। क्या बोलेंगे? पॉलीसेक्राइड, ठीक है। जब बहुत सारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज की श्रृंखला एक साथ मिलकर बनती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड बोलते हैं, ठीक है। अब समझेंगे पॉलीसेक्राइड में क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें आता है क्या? तो आएगा स्टार्च, ग्लाइकोजन, और क्या आएंगे? सेलुलोज। स्टार्च आएगा, स्टार्च, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, और क्या आएंगे? सेलुलोज, सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज, ठीक है। अब समझते चलिएगा, जो स्टार्च है, स्टार्च, है ना, स्टार्च क्या होता है? तो ये जो पादप होते हैं, पादप, है ना, पादप में ये संग्रहित भोजन होता है। पादप जो है अपने भोज्य पदार्थों को संग्रहित करके रखते हैं, है ना। जैसे आलू में, है ना, चावल में, ये तो संग्रहित करते हैं। ग्लूकोज का, जैसे ग्लूकोज की जब लंबी चैन श्रृंखला मिलती हुई बनती है तो उसको बोलते हैं स्टार्च, है ना। उसको क्या बोलेंगे? स्टार्च बोलेंगे। ये जो है जब बहुत सारी लंबी श्रृंखलाएं मिलेंगी तो स्टार्च का फॉर्मेशन करती हैं। पादप जो है अपना जो है फूड खुद से बनाते हैं, स्वयं से बनाते हैं, और उसको ग्लूकोज के रूप में क्या करेंगे? संचित करके रखते हैं। तो वो जो है स्टार्च के रूप में क्या करते हैं? परिवर्तित करके स्टोर करके रखते हैं, है ना। तो ये पादप का जो है संग्रहित भोजन होता है। स्टार्च क्या होता है? तो पादप का संग्रहित भोजन होता है। ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन जो है जंतुओं में, किसमें? जंतु में, है ना। जब मनुष्यों में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो बॉडी में इंसुलिन हार्मोन होता है जो वो क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखते हैं। फिर जब ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज भी जो है पादप का संग्रहित भोजन है। पादप का क्या है? संग्रहित भोजन है, ठीक है।
तो हम लोगों ने देखा मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो अब जो है इसमें आप कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे। अब बाकी चीज़ें जो हमने लिखवाई हैं उसको आप नोट डाउन एज इट इज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इसको आप ऐसे ही लिख लेंगे और बाकी चीज़ें जो नोट्स बनवा रहे हैं उसको आप लिखते चलिएगा। तो आप हेडिंग देंगे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में आप लोग लिखते चलेंगे, ठीक है। लिखिए, हेडिंग देंगे कार्बोहाइड्रेट, इसमें लिखेंगे यह कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं जो प्रायः एक संबंधी दो संबंधी एक के अनुपात में होते हैं, जो प्रायः एक संबंधी दो संबंधी एक के अनुपात में 1:2:1 के रेशियो में होते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे सरल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज प्रमुख भाग हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख भाग हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे यह मुख्यतः चावल, गन्ना, चुकंदर, आलू आदि में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे हेडिंग देंगे कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य। इसमें आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट जैविक कार्यों हेतु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इनमें से ग्लूकोज जैसे अणु शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ये विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के मध्य पहचान व समन्वयन हेतु प्रमुख अणु हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में जो है हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे और बाकी चीज़ें जो हमने लिखवाई हैं एज इट इज़ लिख लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर से जो है बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में यानी जैविक अणु जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें जो है फिर से इसको डिस्कस किया जाएगा, डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अभी बस जो है ये जानकारी के तौर पे जो है आप इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा।